जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे एबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं, शेर, हाथी, बाघ या फिर मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो बाघ से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इससे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, बाघों की सुरक्षा के लिए, बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि बाघ क्या हमारा राष्ट्रीय पशु है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइगर बाघ का वैज्ञानिक नाम है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो बाघ की प्रजाति पाई जाती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में जो बाघ पाए जाते हैं, जिस प्रजाति के बाघ पाए जाते हैं, उनको साथियों रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का? तो जैसे कि हम सभी को पता है कि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, लवण युक्त होता है, खारा होता है। इसलिए वहां की जो वनस्पति होती है वह भी कैसे होती है? लवण युक्त होती है, यानी कि उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? आयोडीन की। तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? हमने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया था, 1972, 1982, 1981 या फिर 1973। तो बाघों की घटती संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी सन 1973 में। वन विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? अंडा, मटर, मछली, दूध, आम, गाजर, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही और मांस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन, चना और मक्का। इस ग्रुप में प्रोटीन की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से उसकी दूरी पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर? ये पृष्ठीय होगा, पृष्ठीय ताप पर। तो किसी भी नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वनों को कहा जाता है ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर? तो वनों को किस नाम से बुलाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों हरा सोना, यानी कि ग्रीन गोल्ड। वनों को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु या फिर पक्षी? तो पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, भारत का, उत्तर प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा साथियों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चना, चावल, मूंगफली या फिर कपास? तो साथियों इन चारों में से जो रबी की फसल है वो है ऑप्शन नंबर 1 चना। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी कि सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है। चने के अतिरिक्त बात करें तो गेहूं भी रबी की फसल में आती है। बाकी की चावल, मूंगफली और कपास ये तीनों फसल है खरीफ की। ये तीनों फसल किसकी है? खरीफ की फसल है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पोलियो का कारण है? पोलियो किसकी वजह से होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर कीट? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पोलियो होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर 1 विषाणु इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 4 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को? तो साथियों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में पर्यावरण के प्रति
जागरूक करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है और यहीं पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। देखेंगे ऑप्शंस, पीला, नीला, लाल या फिर हरा। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है लाल रंग में, लाल रंग में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। हरे रंग में नहीं होती है, बल्कि हरे रंग में सबसे धीमी होती है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे धीमी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो भिंडी में ये सभी पाए जाते हैं, विटामिन ए भी, फास्फोरस भी और विटामिन सी भी। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? भारत में फलों के अंतर्गत किसकी पैदावार सबसे अधिक होती है? अमरूद की, नींबू का, आम का या फिर पपीते का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 आम का। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का हमारा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो साथियों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपककर उनको पेड़ों के काटने का विरोध किया था और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं मृदा, पादप, वायु और जल। तो साथियों जैविक और अजैविक घटक होते क्या, पहले ये समझ लेते हैं। पहले जैविक घटक देखते हैं, तो जो सांस लेते हैं या जिनमें जीवन होता है वो आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत, और जिनमें जीवन नहीं होता है या जो सांस नहीं लेते हैं वो आते हैं हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत। तो इनमें से कौन ऐसा है जो सांस लेता है? तो एक है पादप यानी कि पेड़ पौधे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, पादप जैविक घटक के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, यहीं पर अक्सर हमारी गलतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, पोटास, यूरिया, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। तो हमसे पूछा गया है वो उर्वरक जो रासायनिक नहीं है। तो पोटास रासायनिक उर्वरक है, यूरिया भी रासायनिक है और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। एक बचता हमारा ऑप्शन नंबर 4 कंपोस्ट, यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। साथियों कंपोस्ट होता है हमारी कूड़ी का खाद, कूड़ी के खाद को कंपोस्ट कहा जाता है, जो कि एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? मतलब हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन 78% लगभग पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, यानी कि SO2 की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह गैस पानी में और धुओं के साथ मिलकर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इन अम्लों का निर्माण करती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिनसे कि बहुत ज्यादा हमारी फसलों की हानि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। NCTE का उद्देश्य है क्या? NCTE का क्या उद्देश्य है यह हमें बताना है। शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, या शिक्षालय खोलना, या शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। तो NCTE का उद्देश्य है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना NCTE का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहां से एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1995 में NCTE की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है साथियों, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? छोटी माता, अतिसार, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो साथियों जो जल जनित रोग है वो है हमारा अतिसार। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अतिसार या फिर डायरिया, अतिसार को डायरिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम सीधा सा कह सकते हैं कि दस्त। तो ये रोग जो होता है अतिसार रोग होता है, जो कि एक जल जनित रोग है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायु प्रदूषण का कारण है सीवेज, कीटनाशक, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है धुआं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे आज की क्लास का। निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो इनमें से कौन सा वो है जिससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? सिनकोना प्लांट, मनी प्लांट, यूकेलिप्टस या फिर अकोनाइट प्लांट। तो साथियों सिनकोना प्लांट से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सिनकोना प्लांट की छाल से, सिनकोना प्लांट की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सबसे कारगर दवा सिद्ध होती है मलेरिया में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है हवा से, कृषि से, ये कृषि होगा, कृषि से, जल से या फिर कोयले से। तो साथियों पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं आज की क्लास का। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है साथियों नगरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है वो बताना हमें। तो इमली, नीम, बबूल या सहतूत। सबसे पहले समझ लेते हैं सदाबहार पेड़ होते कौन से। जिन पेड़ों के पत्ते कभी नहीं गिरते हैं वो होते हैं हमारे सदाबहार पेड़। ठीक है, और हमें कौन सा बताना है? जो पेड़ नहीं है यानी जिसके पत्ते गिर जाते हैं वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सहतूत। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल या फिर मैथिली शरणगुप्त। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पहले हमें यह पता हो जाए कि राष्ट्रीय गीत हमारा है क्या। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। कहीं पर इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो है हमारा जनगण मन। जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रीय गीत, जो कि है हमारा वंदे मातरम। दोनों अलग अलग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? जयपुर, पिलानी, आगरा या फिर दिल्ली। तो साथियों भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र दिल्ली में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जहां से हमें पोल्यूशन फ्री बायोगैस मिलती है और साथ में खाद भी मिलता है। बायोगैस से क्या मिलता है? साथ में हमें खाद भी प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ध्वनि को, गहराई को, तापमान को या फिर वायु दाब को। तो डेसिबल में हम क्या मापते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।